हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो गाइस, एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे बहुत पति परेशान है। तो समस्या ये है कि पत्नी मायके जाके बैठ जाती है और वहां जाकर कहती है अब मैं नहीं आने वाली, और वो आती भी नहीं है। और कई बार क्या है, वो तुम पर ही आरोप लगाएगी, भाई तुम गलत हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। ऐसे कई आरोप तुमको लगाएगी और समाज में भी तुम्हारी क्या है, बेइज्जती करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारी पत्नी मायके जाके बैठ जाती है और तुमको धमकी दे रही कि भाई तुमको चैन से नहीं जीने दूंगी, ना ही तुमको तलाक दूंगी, और ना ही तुमको दूसरी शादी करने दूंगी, इस तरीके की धमकी क्या अक्सर दी जाती हैं। तो अब ऐसे में क्या करना है? तो देखो, ऐसे में तुमको काम ये करना है, अगर तुम्हारी पत्नी मायके जाके बैठ गई है, समझाने के बाद नहीं आ रही है, तो उसके लिए होता है विदाई का नोटिस। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको वकील के द्वारा एक विदाई का नोटिस भेजना होगा। अब विदाई का नोटिस क्या है जाएगा, जब वो रिसीव करेगी तो उसको क्या है, कोर्ट में आना पड़ेगा, और वो क्यों नहीं आ रही है उसका उसको क्या है, रीजन देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी वास्तव में नहीं आना चाहती है, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की है, तो फिर ये भी अच्छे से ध्यान रखो कि वो तुम पर क्या है, दहेज के मुकदमे भी डालने वाली है। तो उसके लिए तुमको मेंटली तौर पर तैयार अच्छे से रहना है, क्योंकि वो तुम पे दहेज का मुकदमा डालेगी, तुम पर क्या है, मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा डालेगी, तुम पर क्या है, मेंटेनेंस का मुकदमा डालेगी, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे खिलाफ क्या है, अननेचुरल सेक्स का भी मुकदमा डालेंगी। और जब ये केसेस वो फाइल करेंगे तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम्हारे लिए कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। समस्या क्या बढ़ेंगी, तुम्हारे घर नोटिस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई तारीख पड़ने वाली है, आओ। अब अगर ऐसा होता है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट केस डाल दिए जाते हैं, तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि भाई तुम क्या करो, तुम मीडिएशन सेंटर के लिए अप्लाई कर दो। अगर तुम मीडिएशन सेंटर के लिए अप्लाई कर दोगे, तो ये जो केसेस हैं, जैसे तुम्हारा जो दहेज का केस है, मानसिक प्रताड़ना के केस हैं, तो ये केसेस थोड़ा क्या है, कुछ समय के लिए क्या है, साइलेंट रहेंगे। क्यों साइलेंट रहेंगे? क्योंकि आपने मीडिएशन सेंटर के लिए अप्लाई कर दिया है। तो मीडिएशन सेंटर में क्या होता है, दोनों पक्षों को समझाया जाता है। अगर वो समझते हैं, आपस में एग्री कर जाते हैं, या आपस में एग्री करके क्या है, फिर से अपने घर क्या है, चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, पति पत्नी को समझाने पे पति पत्नी समझ जाते हैं, एग्री कर जाते हैं, वो फिर से साथ रहना चाहते हैं, तो मेडिसिन सेंटर कहते हैं कि भाई रहिए साथ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पत्नी साथ रहना नहीं चाह रही है, तभी उसने वो जाके मायके बैठी हुई है। अगर वो नहीं चाह रही है साथ रहना, तो फिर वो क्या है, आपसे डिमांड रखेगी मेडिसिन सेंटर में कि भाई मुझको इतना पैसा चाहिए, मैंने शादी में इतना खर्चा किया, मुझको इतना पैसा चाहिए। तो ये डिमांड आती है। अगर वो डिमांड देखो जेन्यून है, तो तुम क्या है, उस डिमांड को क्या है, एग्री कर जाओ। और अगर वो डिमांड जेन्यून नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको क्या है, लूटना चाहती है। इसका मतलब वो आपको फंसाना चाहती है, आपसे पैसे खाना चाहती है। तो ऐसी औरतों को पैसा बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर आप पैसा देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे लोगों से केस लड़ें। केस में ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ही केस जाने वाला है। समाज में एक चीज़ और फैलाई जा चुकी है कि जो पक्ष होता है वो लड़की का मजबूत होता है, लेकिन कोर्ट में जो जज बैठा होता है उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, क्योंकि वो एक एजुकेटेड पर्सन है। उसको वो जो जॉब मिली हुई है, वो इसीलिए जॉब मिली है कि वो एक सही न्याय रख सके। लेकिन अगर समाज के दृष्टिकोण से सुनोगे लोगों की बातें, तो यही सुनने को मिलेगा तुमको कि लड़की का पक्ष मजबूत होता है, तुम परेशानी में आ जाओगे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखो, अगर लड़की मुकदमा लड़ सकती है, तो तुम मुकदमा क्यों नहीं लड़ सकते हो? तुम भी डेफिनेटली केस को लड़ सकते हो। अब अगर तुम ही मेंटली तौर पर वीक हो जाओगे, अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम होगी। अब देखो, जब भी केस होगा दहेज वगैरह का तुम्हारे खिलाफ, तो एक चीज़ ये ध्यान रखो, जब भी केस होगा, तो एक चीज़ ये ध्यान रखो कि तुमको बस क्या करवाना पड़ेगा, जमानत करवाना पड़ेगा अपना, अपने परिवार वालों का। बस ये तुमको एक स्टेप लेना पड़ेगा। उस स्टेप के बाद कुछ नहीं होता है, केसेस चलते रहते हैं। जो केसेस चलते रहते हैं उन पे आपको तारीख पर जाना होता है, और अगर आप सही हो, बिल्कुल आपको पता ही है बिल्कुल सही हूँ, तो डेफिनेटली तारीख पे जाओ और केसेस को क्या है, चलने दो।
और एट द एंड न्याय आपके हक में होगा। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि भाई ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ उन्हीं के पक्ष में फैसला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो अक्सर जो मानसिकता फैला दी जाती है वही चीज़ों को हम क्या सच मानते हैं, और उसी के लेके क्या हम लोग क्या आगे का सोचते हैं। देखो कुछ लोगों कुछ लोग क्या है वास्तव में दहेज मांगते हैं, लेकिन वो रेशियो आज की डेट में अगर हम बात करें बहुत कम हो चुका है। कुछ लोग वास्तव में दहेज मांगते हैं, लेकिन वो रेशियो आज की डेट में क्या बहुत कम हो चुका है। लेकिन जो रूल बनाए गए हैं वो बहुत समय पहले बनाए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं आज ज़रूरत है नियमों को बदलने की। लेकिन नियम नहीं बदले जा रहे हैं, ये एक कानून की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं न कहीं कानून का दुरुपयोग भी ऐसी लड़कियों के द्वारा किया जा रहा है जो खुद से अपने मायके में रहती हैं और वापस अपने ससुराल में नहीं आती हैं। वो कानून का गलत फ़ायदा उठा के लोगों को परेशान करती हैं, और अगर ऐसी जो लड़कियाँ परेशान कर रही हैं, उनको आसानी से तुम उनका जो लालच है उसको पूरा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप लालच पूरा करोगे तो वही लड़की किसी दूसरे के यहाँ जाके दूसरे व्यक्ति को परेशान करेगी, और उस व्यक्ति को भी क्या है फँसाएगी। तो तुम उस व्यक्ति को भी ना फँसने दो, और उस गलत लड़की को भी क्या सबक सिखा के रहो, क्योंकि अगर तुमने सबक नहीं सिखाया उसको तो वो कहीं न कहीं समाज में भी एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो पहुँचाएगी, और वो जब दूसरी जगह शादी करेगी तो वो यही कहेगी मैंने अपने पहले वाले पति से इतने रुपए ले लिए थे, ज़्यादा करोगे तो तुमको भी सबक सिखा दूँगी। इस टाइप की धमकियाँ वो उस पति को भी देगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर जायज़ माँगे हैं उनको पूरा कर दें, अगर नाजायज़ माँगे हैं तो उनको पूरा बिल्कुल ना करें, और बिल्कुल फिज़िकली तौर पर, मेंटली तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, क्योंकि जो ड्यूरेशन होता है केसेस का वो थोड़ा लंबा होता है। क्योंकि केसेस लड़ने में 2-4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, अगर इन केस आपके डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिल पाता है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिल पाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत बार हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बदल दिया है, खारिज कर दिया है, और ये भी हुआ है कि हाई कोर्ट के फैसले को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि अगर एक बार जो फैसला एक जज ने दे दिया वो फैसला सारे जजेस देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इन केस आपको न्याय नहीं मिल पाता है लोअर कोर्ट से, तो आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट जाओगे तो उनको भी हाई कोर्ट आना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। तो परेशानी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होगी, परेशानी दोनों व्यक्ति को होगी। आप ये ना सोचें कि भाई सिर्फ मुझको परेशानी हो रही है, अगर वो आएंगे तो क्या उनको परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आपको मजबूती के साथ अपने आप को खड़े रखना है, और मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनाए रखना है, और अपना जो आप काम कर रहे हो पूरा डेडिकेशन के साथ करते रहिए। लाइफ ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगी डे बाय डे। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है। और आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का नाम है मैरिज केसेस। तो मैरिज केसेस प्लेलिस्ट को आप क्या क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ जाकर, आप पॉडकास्ट में जाइएगा, आपको मैरिज केसेस की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, जहाँ आप क्या है अपनी लाइफ को स्मूथ वे में चला सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।